गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, कल हम लोग जो है नमस्ते, कल हम जो है चौहान वंश खत्म कर चुके हैं। चौहान वंश में हमने देख लिया है कहाँ कहाँ के चौहान हम पढ़ चुके हैं। चौहान हमने देखा है रणथंभौर के चौहान, शाकंभरी अजमेर के चौहान, सिरोही के चौहान, हाड़ौती के चौहान, और अंत में हम पढ़ चुके हैं आपका सिरोही के चौहान। इस क्लियर? सिरोही के चौहान में मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट है, अगर है तो एक बार आज फटाफट से उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो आज हम टॉपिक करेंगे वो करेंगे बेसिक टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है, शब्दावली, जिसे हम क्या कहेंगे, शब्दावली। जैसे कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि लाग बाग क्या है भाई, चंवरी कर क्या होता है, ये सारे मध्यम भारत से रिलेटेड है भाई, मध्यम राजस्थान से रिलेटेड है। अगर आपसे पूछ लिया खजांची का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसी शब्दावली जिनका प्रयोग आप जो है दिल्ली कंप्लीट मध्यम राजस्थान में देख रहे हैं, तो उसी को हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। आई बात समझ में एवरीवन? तो आज जो है कंप्लीट आपका मध्यम राजस्थान हम एंड कर देंगे। उसके बाद हम जो है अब आधुनिक राजस्थान की ओर बढ़ेंगे। किसकी ओर? आधुनिक राजस्थान की ओर, क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हम प्राचीन राजस्थान में बढ़ेंगे। दिस क्लियर टू एवरीवन? तो बढ़े आगे, चलिए। चलिए एक बार हम देखते हैं आपका सिरोही के चौहान। फाइन, सिरोही के चौहान आज हम पढ़ेंगे। इस सिरोही के चौहान में आप देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ देखेंगे कौन सी शाखा ने शासन किया है, देवड़ा शाखा। कौन सी शासन है? देवड़ा शाखा। इससे पूर्व जो है यहाँ पर किसका शासन था? परमाणु का। इन्होंने कब शासन शुरू किया? इन्होंने किया है आपका सन 1311 ईस्वी से लेके आपकी आज़ादी तक। ये किनका शासन था? देवड़ा शाखा चौहानों का शासन था। इसकी शुरुआत जो है किसके द्वारा की गई? इसकी शुरुआत है आपकी लुम्बा देवड़ा द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लुम्बा देवड़ा द्वारा की गई। फाइन। और लुम्बा देवड़ा ने खास कार्य क्या किया है? इन्होंने सबसे पहले आपके सिरोही में देवड़ा शाखा की नींव रखी है। इन्होंने अचलेश्वर जो मंदिर है, जो कि अचलगढ़ में है, उसका जीर्णोद्धार किया है। उसका क्या किया है? रिकंस्ट्रक्शन कराया है। और फिर जो है यही अचलेश्वर में ही, अचलगढ़ में ही इन्होंने ऋषि मंदिर की स्थापना की। किसकी स्थापना की है? ऋषि मंदिर। तो ये सारे कार्य किसके हैं? लुम्बा देवड़ा के। इसके बाद जो अगले शासक थे वो थे आपके सहसमल। सहसमल का जो टाइम पीरियड है आप लोग देखते हैं 1425 से 1451 तक, 1425 से 1451। इस काल में जो है इनकी कंटेम्प्रेरी मेवाड़ में कौन थे भाई? मेवाड़ में थे आपके कुंभा। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो है जब कुंभा व्यस्त थे अपने दुश्मनों से युद्ध करने में, तब इन्होंने मेवाड़ के कुछ क्षेत्र को अपने में विलय कर लिया। और ये बात जब कुंभा को पता लगी तो उन्होंने इस क्षेत्र को तो अपने पास लिया ही, साथ में इन्होंने सिरोही के कई क्षेत्रों को अपने में मिला लिया, जिसमें पूर्वी सिरोही, जिसमें आपका इंद्रावती, जिसमें आपका आबू, जिसमें भूड़, ये सारे क्षेत्र कहाँ थे आपके? इसमें मेवाड़ में मिला दिए गए। इसको पुनः वापस किसने लिया? सहसमल के अगले राजा, जिसका नाम था लाखा देवड़ा। क्या नाम था? लाखा देवड़ा। क्योंकि लाखा देवड़ा के समकालीन यहाँ पर कौन थे? रायमल थे। और इसी चीज का फायदा उठा के उन्होंने अपने खोए हुए क्षेत्र को वापस से लिया। और इसी की याद में इन्होंने यहाँ पर सिरोही में लाखन लाव तालाब की स्थापना की। कौन से तालाब? इतनी बातें क्लियर थी सभी को एवरीवन? सबसे पहला है आपका देवड़ा शाखा लुम्बा देवड़ा के द्वारा, फिर सहसमल, फिर है लाखा देवड़ा, देन थे लाखा देवड़ा के बाद कौन थे आपके? जगमाल देवड़ा। जगमाल देवड़ा के समकालीन कौन है इस समय मेवाड़ में? रायमल। ये हम बात कर रहे हैं मेवाड़ की। और ये चल रहा है आपका क्या?
जगमाल देवड़ा जो है, इन्होंने पहले अपने संबंध सुधारने का प्रयास किया रायमल के साथ। और ये संबंध सुधारे कैसे? इन्होंने जब बहलोल लोधी ने रायमल पे आक्रमण किया, मेवाड़ पे आक्रमण किया, तो इन्होंने अपना पूर्ण सहयोग किसको दिया? रायमल को। से प्रसन्न होकर रायमल ने अपनी पुत्री आनंदीबाई का विवाह जो है जगमाल से करा दिया। और जगमाल का व्यवहार जो है उनकी पत्नी के प्रति अच्छा नहीं था, जिसकी शिकायत उन्होंने अपने भाई पृथ्वीराज सिसोदिया से की। और इसी को सुलटाने के लिए जब पृथ्वीराज सिसोदिया जो है बात करने आते हैं किनसे? जगमाल से, तो जगमाल उन्हें लड्डू में जहर दे के क्या कर देते? मार देते। लेकिन इनके रिश्ते पुनः क्या हो जाते? खराब हो जाते। इसके बाद जगमाल के बाद कौन आते भाई? एनीवन? वेरी गुड, अखीराज देवड़ा। कौन थे आपके नेक्स्ट? अखीराज देवड़ा जो है इनके समकालीन थे आपके सांगा। इन्होंने सांगा के खानवा के युद्ध में सहायता की। कौन से युद्ध में? जिससे कि दोनों के संबंध फिर से सुधर रहे थे अखीराज देवड़ा के काल में। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो थे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है आपके सुरतान देवड़ा। ये अति महत्वपूर्ण है, ये अति महत्वपूर्ण है। क्यों अति महत्वपूर्ण है भाई? क्योंकि सुल्तान देवड़ा का जब शासन था तब आपके यहाँ मेवाड़ में कौन से थे शासक? हैं? महाराणा प्रताप। और आप भली बात ही जानते हैं कि पूरे राजस्थान में अगर मुगलों की अधीनता किसी ने स्वीकार नहीं की तो वो कौन थे? महाराणा प्रताप और चंद्रसेन। फाइन। अच्छा, अगर हम बात करें सुल्तान देवड़ा की, तो ये जो तो है थोड़े कंफ्यूज पर्सनालिटी थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्व में जो है पहले मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। इन्होंने कई क्षेत्र जो है मुगलों को भेंट दिया, जिसमें सिरोही का जो पूर्वी भाग है वो कई गांव जो है अकबर को दे दिए गए थे। अकबर को डायरेक्टली नहीं दिए गए थे, राय सिंह की मदद से उन्हें वहां तक पहुंचा दिए गए थे। फाइन। अब जब उनके पास ये भाग आ चुका था, और प्रताप की अगर हम हिस्ट्री देखें तो प्रताप के एक भाई थे जिसका नाम था जगमाल सिसोदिया। पहले राजा ये बनने वाले थे किंतु उन्हें बनाया नहीं गया। सामंतों के आदेश थे भी किसको बनाओ? महाराणा प्रताप को बनाओ। जिससे जगमाल सिसोदिया रूस के कहाँ चले गए? अकबर के पास। अकबर ने यहाँ एक राजनीति खेली। उन्होंने क्या किया? जो सिरोही है, दिस इज योर मेवाड़, ये भाग अकबर को गिफ्ट में मिला हुआ था। किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा, जब उन्होंने इनकी अधीनता को स्वीकार किया। बाद में सुल्तान देवड़ा ने बोल दिया कि हम आपकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, इससे पूर्वी अकबर ने ये जो क्षेत्र है किसको गिफ्ट में दे दिया? जगमाल सिसोदिया। अब जगमाल सिसोदिया मतलब कि किसका हेरिडेटी है? मेवाड़ का। यानी इनडायरेक्टली ये क्षेत्र किसके अधीन चला गया? ये बात जो है आपके सुल्तान को पसंद नहीं आई, और इसी वजह से सुल्तान ने जो है जगमाल सिसोदिया से युद्ध का ऐलान किया, जिस युद्ध को हम कहते हैं दत्तानी का युद्ध। कौन सा युद्ध? इस दत्तानी के युद्ध पे डायरेक्टली डेट का प्रश्न बन चुका है, इसलिए याद रखेंगे इसकी डेट क्या है? 15 अक्टूबर 1583। वापस देख लो, इस दत्तानी युद्ध की जो डेट है दैट इज 15 अक्टूबर 1583। ये युद्ध जो है सुल्तान देवड़ा और जगमाल सिसोदिया के मध्य लड़ा गया, जिसमें जगमाल सिसोदिया को हार का सामना करना पड़ा। उनके जो चारण कवि थे जिसका नाम था दुर्सा आढ़ा, उसको किनका संरक्षक दे दिया गया? सुल्तान देवड़ा का। और पूर्व बाद में वो कहाँ चले गए? अकबर के दरबार। और दुर्सा आढ़ा के हमने कुछ एक साहित्य इंपॉर्टेंट पढ़े जिसका नाम था विरुद्ध चहतरी और किरतार बावणी, और लास्ट था आपका सुल्तान रिवात, कवि सुल्तान रिवात। ये जो है महत्वपूर्ण थे दुर्सा आढ़ा के कार्य। चीजें क्लियर हैं एवरीवन? नेक्स्ट सुल्तान देवड़ा के बाद जो अगले शासक थे वो थे उदयभान देवड़ा। ये महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया, और ये इसलिए महत्वपूर्ण बन गए कि प्रजा ने इनको जो है अपने ही महल में नजरबंद कर दिया कि हमें ऐसा शासक नहीं चाहिए। ठीक है, उस केस में जो है उदयभान देवड़ा को नजरबंद करने के बाद इनके भाई शिव सिंह देवड़ा को राजा बनाया गया। और यही वो शिव सिंह देवड़ा है जिसने 1823 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली? संधि कर ली। फाइन। और लास्ट अति महत्वपूर्ण राजा जिसका नाम था अभय सिंह देवड़ा, जिसके काल में जो है सिरोही का विलय कहाँ कर दिया गया? राजस्थान। ये सारी चीजें क्लियर हैं एवरीवन?
किसी को डाउट है इसमें? यहाँ है कंप्लीट सिरोही का इतिहास। कुछ चीज़ें हमने देख ली है, जैसे कि सावन भादो की झील यहाँ पर हमने देखी है। कुछ एक पॉइंट लिखे इसके अंदर, मंदाकिनी कुंड। अचलेश्वर में और क्या क्या चीज़ें हैं? मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी कुंड, फिर लिखे मानशाही सिरोही तलवारें। मानशाही सिरोही तलवारें, ये जो है मानशाह एक राजा थे जिन्होंने तलवारें बनाई थी अपने काल में। ठीक है, माना जाता है ये तलवारें इतनी प्रसिद्ध हो गई थी क्योंकि कंप्लीट आयरन की बनती थी, जिसकी वजह से जो है जितने भी रूलर्स है वो इन तलवारों को मानशाही तलवारें कहने लगे। और आज तक जो है सोर्ड्स कहाँ की फेमस है? सिरोही की। कहाँ की फेमस है? सिरोही की। डन एवरीवन? दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिरोही। किसी को डाउट तो नहीं है यहाँ पे? ये फ्लो चार्ट कंप्लीट आप खुद से बना देंगे? सबसे पहले सिरोही में लाखा देवड़ा, उसके बाद सहसमल, फिर पहले है लुम्बा देवड़ा, फिर थे सहसमल, फिर थे लाखा देवड़ा, फिर थे आपके जगमाल देवड़ा, और फिर है आपके अखिराज देवड़ा, उसके बाद है आपके सुल्तान देवड़ा, फिर उदयभान देवड़ा, फिर है अभय सिंह, शिव सिंह देवड़ा, और फिर है अभय सिंह देवड़ा। ये सारी देवड़ा शाखा जिनको इस सिरोही में शासन किया। आई होप चौहान वंश इज क्लियर टू वन एंड ऑल। अब जो है आप लोग हेडिंग डालिए इसमें, मध्यम राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियां। मध्यम राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियां। ठीक है, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है आपके एग्जाम में वर्ड्स पे क्वेश्चन पूछ। जैसे खजांची का मतलब क्या है, आड़ा साटा का मतलब क्या है, ठीक है, चंवरी कर क्या होता है, कबूतर कर क्या है, कबूतर लाग क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस शब्दावलियां में पढ़ेंगे। सबसे पहले शब्दावली में एक सेक्शन लिखे, हेडिंग डालिए लाग बाग। लाग बाग, यस, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज लाग बाग? लाग बाग क्या होता है भाई? हैं, क्या होता है लाग बाग? बाग मतलब गार्डन, लोगों का गार्डन, ऐसा? तो याद रखेंगे लाग बाग से तात्पर्य है कि रियासत में यानी कोई भी स्टेट में जहाँ राजा जो है किसानों से और जनता से क्या लेता है? टैक्स लेता है, जिसे हम हमारी लैंग्वेज में टैक्सेस कहते हैं। उस टाइम में इन्हें क्या कहा गया था? लाग बाग। क्या कहते थे? लाग बाग। तो याद रखेंगे इन ऑल दिस इज व्हाट, दिस इज टैक्सेस, जो कि कौन कलेक्ट कर रहे थे? राजा लेते थे। किससे ले रहे हैं भाई? जनता से, किसानों से, एवं सभी लोगों से जो कि उसके क्षेत्र में आते हैं, उनको कहा गया है लाग बाग। अब अलग अलग लाग बाग होते हैं, जैसे कि आपके टैक्सेस होते हैं, सर्विस ड्यूटी अलग होती है, कस्टम ड्यूटी अलग होती है, जीएसटी अब तो कॉमन हो चुका, क्या हो चुका है? जीएसटी। पॉइंट, पहले के समय में ऐसे ही अलग अलग टैक्स थे, जैसे तलवार बंधाई कर हो गया आपका, चवरी कर हो गया, ऐसे बहुत सारे, ठीक है, कुंवर घोड़ा कर हो गया, घोड़ा चढ़ाई कर हो गया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है ये कर कहाँ लगाया गया था और उसका मतलब क्या है? लाग बाग समझ आया? तो लाग बाग में एक पॉइंट लिखिए इसमें, रियासत काल में, रियासत काल में रियासत द्वारा रियासत द्वारा किसानों व सामान्य जनता से, किसानों व सामान्य जनता से कर वसूले जाते थे। सामान्य जनता से कर वसूले जाते थे, उन्हें लाग बाग कहा जाता है।
कर वसूले जाते थे उन्हें लाग बाग कहा जाता है। डन। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख लाग बाग निम्नलिखित है। प्रमुख लाग बाग निम्नलिखित है। अब सारे लाग बाग आप लिखते जाओ एक एक करके। सबसे पहला है कासा परोसा। इंग्लिश में भी सेम ही टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे आप। कासा परोसा, कोई मुझे बताएगा नाम से क्या लग रहा है आपको, किस चीज पर टैक्स होगा ये? हाँ, कहाँ से की चीज होगी? एनीवन? खाना को क्या करते, परोसते हो कि नहीं परोसते हो? यानी कि ऐसा कोई भी भोजन जिसमें आप खाना परोस रहे हो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप आपके घर में कोई शादी कर रहे हो, इवन आप अगर कोई मृत्यु भोज कर रहे हो जिसमें कई लोगों को आप परोस रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो उस पर आपको कुछ टैक्स किसको देना होगा? रियासत को देना होगा। फाइन, इसे क्या कहा गया है? कासा परोसा टैक्स। तो लिखे इसके अंदर, किसानों के घर में, किसानों से तात्पर्य जनता के घर में, ठीक है, लोगों के घर में शादी या नुक्ता, शादी या नुक्ता, नुक्ता का मतलब है मृत्यु भोज, नुक्ता के दौरान वसूल किया गया कर, के दौरान वसूल किया गया कर, के दौरान वसूल किया गया कर। फाइन, इसे कहा गया है हमने कासा परोसा। अब दूसरा लिखो इसमें, कुंवर जी का घोड़ा लाग। कुंवर जी, कुंवरी नहीं है ये, ठीक है, इसमें कुंवर जी घोड़ा लाग। इसका मतलब क्या समझ आ रहा है आपको? कुंवर जी घोड़ा लाग, एनीवन? ऑप्शंस में डेफिनेटली आएगा कि जब कुंवर जी घोड़े पे चढ़ेंगे यानी शादी होगी तब उन पे लिया गया टैक्स, तो वो गलत है। अब आप समझिए, कुंवर जी का मतलब क्या हो गया? कुंवर जी का मतलब राजा का बेटा, ठीक है। जब राजा का बेटा बड़ा होगा, तो बड़ा होगा तो उसको युद्ध में जाना होगा, तो उससे पूर्व उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप घुड़सवारी सीखो। क्या सीखो? घुड़सवारी सीखो। और घुड़सवारी तब सीखोगे ना जब राजा का खुद का कोई घोड़ा होगा। पहले पर्सनली घोड़े देते थे कुंवर जी को, जैसे कि महाराणा प्रताप का कौन सा घोड़ा था? चेतक। वैसे ही उनको जो है घोड़ा दिया जाएगा कुंवर जी को, जिसपे वो ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। और उस घोड़े को खरीदोगे कैसे भाई? उस घोड़े को आप जनता के एक एक रुपए जोड़ कर खरीदोगे। यानी कि जनता, कुंवर जी बड़े हो गए तो जनता आपको एक एक रुपए लाके देगी, यानी हर लोग, हर जनता एक रुपए देगी। किसके योगदान में? घोड़े के योगदान। इसे कहा गया है कुंवर जी घोड़ा लाग। समझ में आया? तो लिखिए इसके अंदर, राजा का बेटा जब बड़ा हो जाता था, राजा जी का बेटा जब बड़ा हो जाता था तो घुड़सवारी सिखाने के लिए, तब घुड़सवारी सिखाने के लिए एक घोड़ा खरीदा जाता था। घुड़सवारी सिखाने के लिए घोड़ा खरीदा जाता था। इसके लिए प्रत्येक किसान से, के लिए प्रत्येक किसान से 1 रुपया वसूला जाता था। इसके लिए प्रत्येक किसान से 1 रुपया वसूला जाता था। अब नेक्स्ट लिखे इसके अंदर, गंगा जी लाग। गंगा जी लाग। तीसरा लिखो, हाँ भाई, एनीवन?
क्या होगा? काजा परोसा का मतलब खाना परोसते वक्त लगाओ टैक्स। कुंवर जी घोड़े चढ़े तो घोड़े के लिए लगाओ टैक्स। गंगा जी लाग का मतलब क्या? वेरी गुड। जब राजा जी की मृत्यु हो जाती है, क्या कहाँ विसर्जित की जाएंगी? गंगा में। ठीक है, जब गंगा में लेके जाओगे तो ऐसे तो नहीं कि ना कुछ खर्चा तो होगा आने जाने का। तो उस केस में जब गंगा को विसर्जित करने के दौरान मतलब ले जाया जाएगा उनकी अस्थियों को, तब प्रत्येक जनता से 1-1 रुपया वसूला जाएगा, जिसे हम कहते हैं गंगा जी लाग। हम क्या कहते हैं? गंगा जी लाग। समझ आई? तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, गंगा जी लाग में राजा की अस्थियों को जब राजा की अस्थियों को जब गंगा जी में विसर्जित किया जाता था, राजा की अस्थियों को जब गंगा जी में विसर्जित किया जाता था, तब प्रत्येक किसान से 1 रुपया लिया जाता था। प्रत्येक किसान से 1 रुपया लिया जाता था। नेक्स्ट लिखो गाड़ी लाग। गाड़ी लाग ये क्या चीज है भाई? हम्म? वो उसकी शौक है। देखो, अगर राजा जी का मन करेगा मर्सिडीज लूं तो इससे जो जनता बावली हो जाएगी है। 5-5 रुपए देगी तभी उसकी मर्सिडीज ना आ पाएगी। यहाँ थोड़ा लॉजिक है। यहाँ गाड़ी का मतलब है, मान लीजिए ये कंप्लीट क्या है आपका? राजा का क्षेत्र। कंप्लीट क्या है आपका? राजा का क्षेत्र। राजा कंप्लीट ऐसे शासन नहीं करता है, बैठेगा एक जगह और अलग अलग क्षेत्रों को टुकड़ों में बांट देगा, जिसमें किनको अपॉइंट किया जाएगा? को अपॉइंट किया जाएगा? जागीरदारों को, कि जो किसानों से पैसे इकट्ठा करेंगे और किसको लाके देंगे? राजा को। सही होता है, जिसे हम फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, जिसे हम जागीरदार कहते हैं, जिसे हम गांव के चौधरी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जहाँ मनास कहते हैं। सारे नाम यहीं के। इकता प्रणाली कह दो कि दिल्ली सल्तनत में इकता प्रणाली कह दो, ये सारी चीज़ें यहीं की है। तो अब जो है क्या होगा, मान लीजिए जागीरदार है और ये किसी और राजा का क्षेत्र है। फाइन। तो यहाँ पर जो है एक राजा के पास गाड़ी है जो कि इधर से होके इधर जाएगी भाई, इधर से होके इधर जाएगी। तो उस केस में प्रत्येक क्षेत्र जिसका जागीरदार होगा वो उस गाड़ी से कुछ पैसे वसूल करेगा, जिसे हम टोल टैक्स कह दो। तुम क्या कह दो? टोल टैक्स कह दो। मेरे क्षेत्र को तुमने प्रयोग लिया है तो मुझे क्या दो? पैसा दो। ठीक है, तो यानी ये जागीरदार इस गाड़ी से लेगा, ये जागीरदार इस गाड़ी से लेगा, फिर अगला कोई जागीरदार होगा तो उससे टैक्स ले। ऐसा भी होता है। और इंटर जागीरदार भी ले सकते हैं, यानी कि वो राजा के एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड है। मान लीजिए यहाँ से उसको यहाँ आना है तो ये वाला जागीरदार टैक्स देगा, ये वाला जागीरदार उसको टैक्स। चीज़ें समझ आ रही हैं एवरीवन? तो लिखिए इसके अंदर सबसे पहले, गाड़ी लाग पे जागीरदार अपने ठिकाने की सीमा से, जागीरदार अपने ठिकाने की सीमा से निकलने वाली प्रत्येक गाड़ी से, निकलने वाली प्रत्येक गाड़ी से 6 पाई, 6 पाई, 6 पाई प्रत्येक गाड़ी पर कर वसूलता था। प्रत्येक गाड़ी 6 पाई कर वसूलता था। इसे कहा गया है गाड़ी लाग। इसे कहा गया है गाड़ी लाग। आप इसमें कॉमन सेंस यूज ना करें कि राजा गाड़ी खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, कि प्रश्न यहीं पे गलत हो रहा है। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये अलग से करा रही हूँ। नाम पढ़ने पर आपको समझ आएगा। अभी आपको पढ़ा है, आपको समझ में आ गया, लेकिन ऑप्शंस में उस समय कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट लिखो माचा लाग। फिफ्थ लिखो माचा लाग। माचा लाग। माचा का मतलब क्या होता है भाई?
गाँव में बताओ भाई, माचा, चारपाई जिसे कह दो, खाट जिसे कह दो हमारी भाषा में, ये होता है माचा। एनीवन? तो माचा है, माचा बनाता कौन है भाई? काश्तकार। कौन बनाता है? काश्तकार, जो इसको खींच खींच के बनाता है, आपने देखा होगा गाँवों में। तो वो जो काश्तकार है उस पर भी क्या है, कुछ टैक्स लगता है। उसको क्या करना होगा हर साल, ठीक है, राजा जी को जो है 1 साल में 1 माचा तो उसको कर के रूप में देना होगा। तो कहा गया है माचा कर। ये जनता पर लागू नहीं होता है, किस पर लागू होता है? काश्तकारों पर लागू होता है, काश्तकार। फैसिलिटी जिसे कह दो, राजा जी को क्या मिल रही है? फैसिलिटी मिल रही है। तो मैं तो यही फैसिलिटीज थी कि माचा दे दो, कि हरी हरी सब्जियां ला दो, कि टमाटर ला देना, भिंडी ला देना। तो ये सब क्या है? ये सब उन टाइप के टैक्सेस है। तो लिखिए इसके अंदर माचा कर में, प्रतिवर्ष काश्तकार को अपने पैसे से, रियासत को एक 4 पाई कर के रूप में देनी होती। काश्तकार को प्रतिवर्ष अपने पैसे से एक 4 पाई कर के रूप में देनी होती थी। चीजें क्लियर है? नेक्स्ट लिखो खरड़ा लाग। नेक्स्ट है आपका खरड़ा लाग। ये लाग जो है बेसिकली एक अलग से कम्युनिटी है जिसे हम कहते हैं श्रमजीवी, यानी कि ऐसे जो मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं उस पर जो है एक अलग से टैक्स लिया जाता था, उसे खरड़ा लाग कहा। तो लिखे ये श्रमजीवी जातियों द्वारा, ये श्रमजीवी जातियों से वसूला जाता था, ये श्रमजीवी जातियों से वसूला जाता था। नेक्स्ट लिखो कबूतर लाग। कबूतर लाग, कबूतर लाग। कोई मुझे बताओ भाई कबूतर लाग क्या होता है? अगर आपकी छत से कबूतर उड़ेंगे तो आपको कर देना पड़ेगा, ऐसा? कबूतर लाग से क्या तात्पर्य है भाई? कॉमन सेंस यूज करो और बताओ भाई, कबूतर लाग मतलब? हाँ, गुड। अब यहाँ समझिए, जागीरदार जो क्या करता है, अपने क्षेत्रों के कबूतरों की प्रोटेक्शन, सुरक्षा करता है। तो उनको जो है सुबह सुबह मॉर्निंग में जागीरदार लाके क्या देता है? दाना पानी खिलाता है। ठीक है, तो दाना पानी है जागीरदार अपने पैसों से नहीं खिलाएगा, के लिए वो लोगों से क्या करेगा? कर वसूले। से कहा गया था कबूतर लाग, यानी आपको एक और चीज़ देनी होगी, इसे कहा गया है कबूतर। अब आप सोच के देखो, आपके टैक्सेस ज़्यादा एग्जॉस्टिव हैं या उस टाइम के टैक्सेस ज़्यादा एग्जॉस्टिव? जिस टाइम में सैलरी लोगों की इतनी नहीं होती थी, ठीक है, सैलरी लोगों की इतनी नहीं है, उसमें भी कबूतर लाग दो, चवरी कर दो, फिर आपने घोड़ा, कुंवर जी घोड़े चढ़ गए वो कर दो, ठीक है, आपके राजा जी स्वर्ग से दार गए उसको कर दो, फिर ये कर दो वो कर दो। ऐसे में इंसान, आप जब बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ेंगे तब आप 84 प्रकार के कर देंगे, 4 टाइप्स ऑफ, क्योंकि जनता और किसानों पर इम्पोज थे, कंडीशंस उन लोगों की नॉर्मल नहीं थी। फाइन, तो लिखे इसके अंदर नेक्स्ट कबूतर लाग। कबूतर लाग जागीरदार द्वारा, जागीरदार द्वारा कबूतरों के दाने पानी के लिए वसूला जाने वाला कर। जागीरदार द्वारा कबूतरों के दाने पानी के लिए वसूला जाने वाला कर। नेक्स्ट लिखे इसमें चवरी कर। नेक्स्ट लिखो चवरी कर। कोई बताएगा मुझे चवरी कर क्या होता है भाई? एनीवन? चवरी कर का मतलब क्या है? पढ़ के आए हो सब? चवरी कर जो है बिजोनिया किसान आंदोलन से संबंधित है, समझिए। ये आपके किशन सिंह
राजा थे इस समय, कौन? किशन सिंह द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, आपके बिजोलिया क्षेत्र में अगर किसी भी लड़की का विवाह किया जाएगा तो उसे जो है 5 रुपए किसको देने होंगे? राजा जी को दे, एज अ चंवरी। क्या एज अ चंवरी, यानी जब हाथ पीले किए जाएंगे ना लड़की के तो 5 रुपए किसको लाके दो? राजा को। इसे कहा गया चौरवी, चौवरी कर। ऐसा ही था एक तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई का मतलब क्या होता है? एनीवन? वेरी गुड, राज्य अभिषेक। यानी राजा जी स्वर्ग सिधार गए तो उनका बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। पहले तो राजा जी स्वर्ग सिधारे, उसके गंगा कर दो, ठीक है। उसके बाद जो नया आपका उत्तराधिकारी बना है उसका राज्य अभिषेक किया जाएगा, उसकी कमर में नई तलवार बांधी जाएगी। तो वो जो तलवार बंधाई की सेरेमनी होगी उसमें भी जो है प्रजा से क्या लिया जाएगा? तलवार बंधाई कर वसूल। समझ आ रही है? तो लिखिए इसके अंदर सबसे पहले चवरी कर। चवरी कर में लिखे ये कर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। ये कर बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इस कर को किशन सिंह द्वारा लगाया गया था। इस कर को किशन सिंह द्वारा लगाया गया था। किशन सिंह द्वारा लगाया गया था। इस कर के अनुसार प्रत्येक लड़की के विवाह पर, कर के अनुसार प्रत्येक लड़की के विवाह पर 5 रुपए कर के रूप में रियासत को देने होते। लड़की के विवाह पर 5 रुपए कर रियासत को देने होते थे। एवरीवन देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, तलवार बंधाई कर। नेक्स्ट है आपका तलवार बंधाई कर। जब नए राजा बनेंगे तो तलवार बंधाई जाएगी कमर में, उसी पर लगाया गया कर उससे कहा गया है तलवार बंधाई कर। देखिए इसके अंदर नए उत्तराधिकारी को तलवार बांधने के एवज में, नए उत्तराधिकारी को तलवार बांधने के एवज में जागीरदार जागीरदार महाराणा को नजराना भेंट करते थे। जागीरदार महाराणा को नजराना भेंट करते थे, जिसकी वसूली जागीरदार लोगों से किया करते। जिसकी वसूली जागीरदार लोगों से किया करते थे। नेक्स्ट लिखो जट लाग। जट लाग, जट लाग। हाँ भाई बताओ भाई। जट लाग से मतलब है कि रेबारियों, रेबारिया जाति सुने होंगे आपने, जो कि बकरी और ऊँट के बालों की क्या बनाती है, तो दरिया या जाजमा या ऐसे बनाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको जो है ये बना रहे हैं तो इस पर भी कुछ टैक्स जो है गवर्नमेंट इम्पोज करती। फाइन, तो लिखिए इसके अंदर रेबारियों द्वारा ऊँट व बकरी के बाल, रेबारियों द्वारा ऊँट व बकरी के बाल रियासत को, रियासत को दरी व जाजम बनाने के लिए दिया जाता था। दरी व जाजम बनाने के लिए दिया जाता था। दरी या जाजम बनाने के लिए है। पालन पोषण कौन करेंगे? रेबारी। और इसके बालों का प्रयोग कौन करेंगे? रियासत।
ठीक है, उसी को कहा गया है जट लाग। उसी को क्या कहते हैं? जट लाग। एवरीवन, अब नेक्स्ट लिखो, अब लिखो शब्दावली। ये थे लाग बाग। लाग बाग वापस से एक बार समझ लीजिए। लाग बाग का तात्पर्य क्या होता है भाई? टैक्सेस। लाग बाग का क्या तात्पर्य है? टैक्सेस। सबसे पहला था कासा परोसा, जिसमें परोस रहे हैं अगर आप कोई भी भोजन, जैसे कि शादी ब्याह है, जैसे मृत्यु भोज है, नुक्ता है, तो उस केस में आप रियासत को क्या देंगे? टैक्स देंगे भाई। दूसरा है आपका कुंवर जी घोड़ा लाग, यानी कुंवर जी बड़े हो गए, घोड़ा खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उस घोड़े के लिए लोगों से कितने रुपए? 1-1 रुपए वसूला जाएगा, से कहा गया है कुंवर जी घोड़ा। नेक्स्ट है गंगा जी लाग। इनका अगर राजा जी का मृत्यु हो गया, उन्हें गंगा जी का विसर्जन करना पड़ा, तो लोगों से कितना कितना कर वसूलेंगे? 1 रुपया। नेक्स्ट है गाड़ी लाग। जागीरदार की अगर सीमा से कोई गाड़ी निकल रही है तो प्रति गाड़ी 6 पाई रुपए लिया जाएगा। नेक्स्ट माचलाग। माचा लाग, काश्तकारों से जो है प्रति वर्ष 1 माचा वसूला जाएगा एज ए लाग। फाइन। नेक्स्ट है इसमें, यस, नेक्स्ट कौन सा है आपका? खरड़ा लाग। ये श्रमजीवी जातियों पर लगाया गया। कबूतर लाग, इनके दाने पाने के लिए जागीरदार लोगों से वसूलेंगे। चवरी कर, लड़कियों के विवाह पर 5 रुपए कर देना पड़ेगा। तलवार बंधाई कर, अगला उत्तराधिकारी अगर नियुक्त किया गया तो उस पर भी क्या होगा? टैक्स दिया जाएगा। और लास्ट है जटला। जाने, अब लिखे हेडिंग शब्दावली। देखो हेडिंग शब्दावली। मध्यम राजस्थान की प्रमुख शब्दावलियां। हाँ? ये तो हो गए लाग बाग यानी टैक्सेस। अब लिखो शब्दावली, वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स। सबसे पहला लिखो अड़सट्टा। शब्दावली में लिखो सबसे पहला लिखो अड़सट्टा। अड़सट्टा से क्या मतलब समझते हैं आप? एनीवन? अड़सट्टा का मतलब क्या है? हम्म? तो अड़सट्टा का मतलब आप समझिए यहाँ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। ठीक है, यानी राजाओं के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते थे जिसको अगर आप चेक करेंगे तो उसमें पता लगेगा कि राजा के पास कितनी भूमि है। तो आपके अलमारी में आपके प्रॉपर्टी पेपर्स होते हैं, वैसे ही जो है राजा जी के पास क्या होते हैं? अड़सट्टे होते हैं, जिसमें उनके पास पूरे भूमि के से कहते हैं बही खाता, अकाउंट्स, एवरी चीज जो है उसमें लिखी हुई। इसी को कहा गया है अड़सट्टा। तो याद रखेंगे अड़सट्टा क्या है। तो लिखिए इसके अंदर, जयपुर रियासत में सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया था शब्द अड़सट्टा का मतलब लिखे जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित दस्तावेज। जयपुर राज्य की भूमि से संबंधित दस्तावेज। दस्तावेज जिनसे जिनसे परगने जिनसे परगने कौमा भूमि परगने कौमा भूमि व पैदावार का वर्णन मिलता है। परगने भूमि व पैदावार का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट लिखो अर्जदाशत। यस, सीधा सीधा ऑप्शंस में आएगा आपके। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मध्यम राजस्थान में इस शब्द से क्या तात्पर्य है। जैसे अर्धसट्टा में आप उलझ गए, वैसे अर्जदाशत बता दो भाई। अर्जदाशत का मतलब होता है ये पत्र है जो कि मिनिस्टर्स के बीच में लिखा जाता है। मान लीजिए राजा जी हैं और राजा जी ने एक आदेश दिया है कि गृह मंत्री को कि आप क्या करिए, इस किले की पूरी सुरक्षा करनी है आपको। फाइन, तो सबसे पहले किले की सुरक्षा कैसे की जाएगी भाई? सेना के द्वारा। तो जो वो मिनिस्टर है, जो गृह मंत्री है, वो पहले पत्र किसको लिखेगा? रक्षा मंत्री को कि भाई मुझे आपकी सेना का सहयोग दो भाई। तो ये आपस में जो मंत्रीगण पत्र एक्सचेंज कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? अर्जदाशत। इसी को हम क्या कहते हैं? अर्जदाशत। समझ में आ रहा है? तो लिखिए इसके अंदर, यह एक पत्र होता है
यह एक पत्र होता है जो कि अधिकारियों को लिखा जाता है। ये एक पत्र होता है जो कि अधिकारियों को लिखा जाता है। उसके बाद लिखे नेक्स्ट, खजांची और फिर है आपका किलेदार। ये दो तो आप लोग बता देंगे मेरे हिसाब से। खजांची का मतलब क्या होता है भाई? आपके घर में भी खजांची होंगे? हाँ, जो खजाने का देख रेख करता है। फाइन, तो यानी कितना पैसा जा रहा है तिजोरी में, कितना पैसा निकल रहा है, इस चीज़ों को कंप्लीट कौन देखता है? खजांची। अकाउंटेंट जिसे कह दो, महल का क्या कह दो? अकाउंटेंट। और किलेदार जो कि किला की सुरक्षा में है, जो कि हेड है, उसे हमने क्या कहा? तो लिखिए इसके अंदर पहला लिखो खजांची, जमा व खर्च का हिसाब रखने वाला। जमा व खर्च का हिसाब रखने वाला। नेक्स्ट लिखो किलेदार। किलेदार, किले का मुख्य अधिकारी व रक्षक। किले का मुख्य अधिकारी व रक्षक। किले का मुख्य अधिकारी व रक्षक। क्रिस्टिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखे इसमें खजांची के बाद। किलेदार हो गया। अब लिखिए इसके अंदर छटुंड। नेक्स्ट लिखो छटुंड। छटुंड क्या है इसका मतलब? एनीवन? नहीं पता, नाम से भी नहीं गैस कर सकते, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन। ये अगेन आपका एक क्षेत्र है जिसमें छोटे छोटे क्या हैं? जागीरदार बनेगा। फाइन, अब जागीरदार करते क्या है भाई? जागीरदार अपनी ज़मीनों की देखरेख करते हैं, इससे जो भी पैदावार होगी, क्या है, अब राजा जी इनको सैलरी न दे के जागीरदार बना दिया। यानी कि तुम्हें मैंने क्या की, मान लीजिए मैंने, तुम मेरे क्षेत्र में काम कर रहे हो, तो मेरे राजा, मैं राजा हूँ और तुम सब क्या हो? मेरे जागीरदार हो। अब मैंने क्या किया, तुम्हें 100-100 गज के प्लॉट दे दिए, 200 वर्ग गज के क्या दे दिए? प्लॉट दे दिए। अब तुम उस प्लॉट पर तुम चाहे कृषि करो, चाहे तुम महल बना के उसे किराए पे दो, तुम्हें उसी से अपनी क्या निकालनी है? सैलरी निकालनी। फाइन, मान लीजिए आप जो है उस भूमि पर आप टमाटर लगाते हैं और टमाटर की खेती बहुत बढ़िया होती है। मान लीजिए राजा जी ने कहा कि इससे आप टोटल कितना पैसा ले लेना? 10,000। वही आपकी क्या होगी? सैलरी होगी। कि राजा जी ने कह दिया 100 वर्ग गज का प्लॉट है, इससे आप कितना कमा लेना? 10,000 कमा लेना। और मान लीजिए टमाटर की खेती करने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना हो गया भाई? 4,000। और सैलरी 10,000 प्लस कितना हो गया? 4,000। टोटल कितना हो गया? 14,000। तो अब मैं क्या करूंगी? मैं जागीरदार हूँ, मैंने क्या किया, 10,000 मेरे पॉकेट में रखे ऐसे सैलरी, और 4,000 जो है किसको दे दिए मैंने? राजा को। किसको दे दिए? राजा को। से हम क्या कहते हैं? छटुंड। से हम क्या कहते हैं? छट। समझ में आ रहा है कि सबसे पहले आप अपनी प्रॉफिट को निकाल लीजिए और फिर अपनी सैलरी को निकाल लीजिए, उसके बाद जो प्लस कोई चीज़ बन रही है तो वो किसको दे दो? राजा को। तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, छटुंड में लिखो मेवाड़ राज्य में मेवाड़ राज्य में जागीरदार अपनी आय का कुछ भाग, जागीरदार अपनी आय का कुछ भाग व अधिकतम 1/6 भाग, व अधिकतम 1/6 भाग महाराणा को देता है। महाराणा को देता है, उसे ही छटुंड कहा जाता है। उसे ही छटुंड कहा जाता है। उसे ही छटुंड कहा जाता है। क्या? देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, निशांत। निशांत,
निशांत। निशांत में लिखो, ये कुछ नहीं है, एक मोहर के आदेश है कि भाई कहाँ मोहर लगानी कहाँ नहीं लगानी, ये उसे निशांत कहा गया। तो लिखिए इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, बादशाह के परिवार के किसी सदस्य द्वारा बादशाह के परिवार के किसी सदस्य द्वारा मनसबदार को अपनी मोहर के जो आदेश दिए जाते हैं, मनसबदार को अपनी मोहर के जो आदेश दिए जाते हैं, मनसबदार को अपनी मोहर के जो आदेश दिए जाते हैं उसे निशांत कहा जाता है, उसे निशांत कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो फरमान। फरमान, फरमान का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, मुगलों के पीरियड वगैरह के फरमान जारी कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, आदेश। जैसे आज हम कहते हैं लीगल नोटिस जारी कर देंगे, नोटिस जारी कर देंगे, उसे क्या कहा गया था, फरमान। तो लिखे जयपुर रियासत, तो सॉरी ये नहीं तो काटो, लिखो मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया आदेश, मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया देश, जारी किया गया आदेश। नेक्स्ट लिखो मुसाहिब। साहिब, मुसाहिब में लिखे जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री। मुसाहिब का मतलब होता है जयपुर रियासत का प्रधानमंत्री, पोस्ट है ये। नेक्स्ट लिखो रुक्का का, सारे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, राज्य के सभी अधिकारियों के मध्य, राज्य के सभी अधिकारियों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार, होने वाले पत्र व्यवहार से रुक्का कहते। नेक्स्ट लिखो साहणे। साहणे, ये ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के आपके लिए लाए गए ये शब्द, कम से कम 3 से 4 बूथ जो है यहाँ खजानी गई, खोजी गई है, तब जाके वर्ड्स निकले और ये एग्जाम्स में आते ही आते। फाइन, तो आप लोग को ये वर्ड्स अच्छे से पता होने चाहिए। साहणे का मतलब क्या होता है भाई, साहणे का मतलब क्या होता है, तो राजा डिटरमाइन करता है ना कि इस साल मान लीजिए बारिश बहुत अच्छी हुई है, फाइन, तो वो क्या करेगा, कुछ टैक्स की रेट बढ़ा देगा, किसानों पर हमेशा बोलता है कि पैदावार का 1/4 टैक्स दो, अब जो है बोलेगा इस बार एक कितना दे दो, 1/2 टैक्स दे दो। तो ये कहा है, ये डिटरमाइन करते हैं साहणों के द्वारा। तो लिखिए इसके अंदर, भू राजस्व में रियासत का भाग, भू राजस्व में रियासत का भाग निर्धारित करने वाला अधिकारी, भू राजस्व में भाग, भू राजस्व में रियासत का भाग निर्धारित करने वाला अधिकारी। नेक्स्ट लिखो कांकड़। कांकड़, कांकड़, आज भी गांवों में बोलते हैं कांकड़ में जाएंगे, यानी कांकड़ का मतलब क्या होता है, कांटे नहीं, कांकड़, कांकड़, ऐसी भूमि जहां पर गाय भैंस जाके चरती हो, क्या उसे चारगाह भूमि कहते हैं। तो लिखिए इसके अंदर, चारगाह भूमि को काकड़ के नाम से जाना जाता है, चारगाह भूमि को काकड़ के नाम से जाना जाता है। तो ये कंप्लीट आपकी शब्दावलियां हुई, कंप्लीट आपका मध्यम राजस्थान यहाँ खत्म। ठीक है, सारे आपको रियासतें करा दी गई हैं। आप लोग जो है मेवाड़ पढ़ चुके हैं, मारवाड़ पढ़ चुके हैं, बीकानेर रियासत कर चुके हैं,
उसके अलावा चौहानों के वंशज आप देख चुके हैं, इनका कंप्लीट हिस्ट्री आप लोग देख चुके हैं। फाइन। मध्यम राजस्थान में अब ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपसे अछूता है, आप कंप्लीट कर चुके हैं मेरी साइड से और आप लोग अपनी साइड। ये लास्ट में जो है इंपॉर्टेंट आपके टैक्सेस लिखाए गए जो कि मध्यम राजस्थान में प्रचलित थे। आपको इंपॉर्टेंट शब्दावली लिखाई गई है जिससे प्रश्न अधिकतम आ सकते हैं। सेड सट्टा हो गया, रुक्का हो गया, ये सारे शब्दावली अति महत्वपूर्ण। तो यहाँ मध्यम राजस्थान कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट हम शुरू करेंगे वो होगा आपका आधुनिक राजस्थान। उससे पूर्व ये जितना भी आज आपको वर्ड्स लिखाए हैं इसको आप 2 मिनट्स में रिवाइज करें, आपसे अभी पूछा जाएगा। फास्ट फास्ट एवरीवन। फटाफट से रिवाइज करिए, इससे आपको अभी पूछा जाएगा भाई। डन एवरीवन। यस, चलिए बताए पीछे से। शांत क्या होता है भाई? एनीवन? कॉपीज बंद करो पहले तो सब, फास्ट कॉपीज बंद करो और मुझे बताओ निशांत का मतलब क्या होता है भाई? एग्जैक्टली जो मोहर के आदेश होते हैं उसे क्या कहा गया है? निशांत। लाइन राइन पूरी रट रखी है लेकिन नहीं पता मेन क्या होता है। यस, कांकड़ का मतलब क्या होता है? चारका भूमि। नेक्स्ट मुझे बताओ छठुंड क्या होता है? इस छठुंड, इसमें याद रखेंगे मैक्सिमम 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। 1/6 आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें यस, आप मुझे बताएं खजांची क्या होते हैं? हाँ, वेरी गुड। कि रिपोर्ट रखने वाले, एक वर्ड आपका मिस हो गया है, उसमें लिखा है खरीता। खरीता क्या होता है भाई? जैसे आपने देखा अधिकारी आपस में बात कर रहे हैं, वैसे राजा राजा लोग भी तो बात करेंगे आपस में। तो लिखे राजाओं का, राजाओं का आपसी पत्र व्यवहार, राजाओं का आपसी पत्र व्यवहार।
राजाओं का आपसी पत्र व्यवहार, खरीता। यस, नेक्स्ट मुझे बताओ मुसाहिब क्या मतलब होता है? इस इधर से मुसाहिब, वेरी गुड। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री को हम क्या कहते हैं? मुसाहिब। रुक्का का मतलब क्या होता है? यस, पीछे। यस, रुक्का। हाँ भाई, पीछे से इधर। बेटा कॉपीज नहीं पढ़नी, वो तो पढ़ ली अपन ने। रुक्का का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली exactly, दो अधिकारियों के बीच में जो पत्र व्यवहार होता है उसे हम क्या कहते हैं? रुक्का कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? रुक्का कहते हैं। ये इस कबूतर लाग सभी को क्लियर है? एवरीवन, चवरी कर। जट लाग क्या होता है? जट लाग, हाँ, बाल उनको देते हैं रियासत को ऐसे कर, उसे ही हमने क्या कहा है? जट लाग। जिससे उससे बाल का करेंगे क्या? उस बाल से दरिया जाजम जो भी बनाना है आपको बना सकते हैं। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिडाइवल राजस्थान। कल जो है आप लोग नई कॉपी अगर डालना चाहते हैं तो बेस्ट है, और अगर इसी को कंटिन्यू करें तो आप याद रखें इसमें इतनी स्पेस होनी चाहिए कि कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री आपके आ जाए। और मॉडर्न हिस्ट्री में है क्या टॉपिक्स आपके? मॉडर्न हिस्ट्री में आया आपका एकीकरण। ठीक है, सबसे पहले एकीकरण। क्लास में कितने स्टूडेंट हैं जिनका एकीकरण एक बार हो चुका है? एक बार हो चुके, क्लास में हो गया है? हो गया था। तो हम जो है अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे 1857 की क्रांति। सबसे पहले जो है हम शुरू करेंगे 1857 का विद्रोह, फिर करेंगे प्रजामंडल, किसान आंदोलन, और उसके बाद जो है आखिरी में हम वापस से एकीकरण को उठा लेंगे। एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 1857 का विद्रोह और एकीकरण, जिससे एक प्रश्न डेफिनेटली आपका आएगा ही आएगा। डन, चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसको अब कल हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार सर को बुला लो रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए। बेटा इधर से जाके एक बार सर को बुला लेना। टॉपिक खत्म हो गया है सब।